हमने विश्वास किया जब उन्होंने नोटबंदी की, हमने विश्वास किया जब उन्होंने जीएसटी किया, हमने विश्वास किया जब उन्होंने कहा कि कोरोना में जो है 50 दिन दीजिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, प्रवासी मजदूरों को रास्ते पर छोड़ा। हमने बहुत विश्वास किया, पीएम केयर के लिए फंड हमने दिए, उस पर भी विश्वास किया। लेकिन क्या हुआ? लोग मरे, ऑक्सीजन के कारण मरे, बेड के कारण मरे, हॉस्पिटल के कारण मरे, लोगों को गंगा घाट में लाशें बहा दी गई, हिंदू मुसलमान में नफरतें फैलाने की कोशिश की गई, त्रिपुरा में मस्जिद तोड़े गए, राम मंदिर के नाम पे कई मुझे लगता है इलीगल फंड्स लिए गए। तो ये सारी चीजों के लिए जनता कभी माफ नहीं करेगी। और विश्वास तो दूर की बात है, मुझे लगता है इस बार जनता इनका खाता भी नहीं खोलेगी, जिस तरह की परिस्थिति इन्होंने हिंदुस्तान की कर दी है। और आप देख लीजिएगा आने वाले यूपी के चुनाव में ये इनका जो असर है वो बंगाल से भी ज्यादा बुरा होगा। बंगाल में तो फिर भी इनको 77 सीट मिल गए थे, मुझे लगता है इस बार यूपी में इनको 10 से ज्यादा सीट भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो हिंदुस्तान की पूरी आवाम को, पूरी जनता को, खासकर किसान भाई लोग को मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगी कि उनकी जो मुश्किलें जो थीं इतने महीनों से, और इतने महीनों से कई जाने गईं, कई कुर्बानियाँ देनी पड़ी, और इसके बाद अगर जीत हासिल हुई है तो बहुत बहुत ये एक तरह से मैं कहूँगी जश्न का अवसर है, जश्न का मौका है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे किसान भाइयों के लिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जश्न तो बनता ही है और बहुत खुशी महसूस हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरे आवाम के बीच में ये फैल गया था कि आप जितनी भी प्रोटेस्ट कर लो, जितने भी आप नारे लगा लो, आप रस्तों में बैठ जाओ, लेकिन टस से मस ये सरकार नहीं होने वाली है। तो ऐसे में किसान भाइयों ने अगर खासकर इस हिटलर वाली सरकार को अगर यू टर्न करने पर मजबूर किया है तो बहुत हद तक जो है फिर से एक आशा की किरण जो है वो लहर आ चुकी है पूरे हिंदुस्तानियों में। हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा एक फ्यूचर अब नज़र आ रहा है कि खैर अब ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने कह दिया जैसे पहले था कि लकीर की फ़कीर हो गई थी। अब लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अगर आज किसान की बिल को वापसी लिया जा सकता है तो कल को सीए को भी वापस लेना पड़ेगा उन्हें, और वो लेंगे। आप देखिए आने वाले समय में ये ज़रूर होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होने वाला है और भी भारत के 5 ऐसे राज्य जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, उसको देखते हुए मोदी जी अपने फैसले से पीछे हटे। देखिए ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है, बंगाल में पराजित होने के बाद, इतनी बुरी तरीके से पराजित होने के बाद, इतनी भाजपा की लहर के बावजूद भी वो हारे हैं तीसरी बार बंगाल में। तो इससे उनको एक बहुत बड़ा एक सबक मिला है और उन्होंने शायद ये लेसन गेन किया है कि उन्होंने जो ये फ़ैसला लिया था कि हम जो भी कह दें, अगर हम पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, अगर हम बेरोज़गारी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हमने नोटबंदी कर दी, हमने प्रवासी मज़दूरों को जो है रास्ते पर छोड़ दिया बिना किसी लॉकडाउन करके, हमने कोरोना के लिए अचानक से एक लॉकडाउन कर दिया, सारे लोगों को रास्ते पर ले आए, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, पीएम केयर फंड है वो कहाँ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो चीज़ें जो भाजपा के अंदर जो बैठ गई थी, मोदी सरकार के अंदर जो बैठ गई थी, वो अब अन्य राज्यों में हारने के बाद, खासकर बंगाल में हारने के बाद, इनको ये समझ में आ चुका है कि अब ये हर राज्य हारने वाले। इनका भी एक कैलकुलेशन होता है, इनकी अपनी एक IT सेल है, इनकी अपनी एक मीडिया है, ये सारे मीडिया की खबर से इनको ये पता चल चुका है आने वाला समय में ये जो है बिल्कुल हर जगह से सफाया इनका होने वाला है। तो इसलिए इन लोगों ने, मुझे लगता है इनकी बैठक हुई होगी, इन्होंने आपस में मीटिंग की होगी कि भैया जो है लपेट लो, अभी फ़िलहाल जो है हर मने हाथ से चला जाएगा, इससे अच्छा है भाई चलो किसान लोग को मना लो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बुरी तरह से हम हारने वाले हैं। तो चुनाव तो बिल्कुल उनका एक मकसद है। अभी आने वाला गोवा चुनाव है, यूपी चुनाव है, त्रिपुरा है, और यहाँ तक कि 2024 बहुत दूर नहीं है, 2024 में जो है सांसद का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि जनता ने जो इनका काला रूप देखा है, अब ये जो भी कर लें, कहते हैं जिसको थूक कर चाटना या नाक रगड़ना, अब ये जो कर लें जनता अब इनको माफ़ नहीं करेगी, किसान इनको माफ़ नहीं करेंगे, मुसलमान इनको माफ़ नहीं करेंगे, हिंदू इसको माफ़ नहीं करेंगे, जो छात्र हैं वो माफ़ नहीं करेंगे, बेरोज़गार माफ़ नहीं करेंगे। अब इनका जो है सफाया हो गया है। अंत जो है बुराई का अंत होता है, ये हर एक धार्मिक बुक में लिखा हुआ है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, बुराई की कभी ना कभी हार होती है। तो इनकी हार का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अभी कृषि बिल को वापस लिया गया है, क्या लगता है कि CA NRC एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि पूरा इंटरनेशनल इशू बन चुका था, आप लोग सब उसमें एक्टिवली उसमें आप लोग हिस्सा लिया था, इस पर भी मोदी सरकार या पीछे आ सकती है?
देखिए, बिल्कुल आशा, मैंने जैसा अभी जस्ट कहा कि एक आशा की लहर ज़रूर दौड़ी है हम सब में। खासकर हम लोगों ने कोरोना आने से पहले से ही सीए और एनआरसी के लिए कई, पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं हर जगह शाहीन बाग बना हुआ था, उसकी मैं भी एक हिस्सा थी। तो बहुत खुशी महसूस हो रही है और एक होप आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त शाहीन बाग में औरतें ठंड में बैठी हुई थीं, उनके ऊपर भी कम अत्याचार नहीं हुआ। कई ऐसे नारे भी लगे, गोली मारो सालों को, और 500 में बिकने वाली, बिरयानी पे बिकने वाली, कई ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ा था औरतों को, और जितने भी भाई लोग साथ दे रहे थे। तो ऐसे में जूं तक नहीं रेंगा था इस सरकार को, कोई बात करने तक नहीं आया था। जूं तो रेंगने की बहुत दूर की बात है, कोई मिलने भी नहीं आया, किसी ने बात करने की पहल भी नहीं की, बहुत सारे डिफेमेशन किए गए। लेकिन अब इस जीत के बाद, इसको हम जीत कहेंगे, ये सिर्फ किसानों की जीत नहीं है, एक तरह से ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है। क्योंकि ऐसे में ये समझ में आता है कि किसी भी सरकार को ये जानना होगा कि वो सरकार उनकी खुद की नहीं है, ये जनता की सरकार है। जनता ने चुना है, अगर चुना है तो जनता ही उखाड़ के फेंक भी सकती है, और जनता जब उखाड़ के फेंकने पर आ जाएगी तो शायद वो बिल्कुल सफाया कर देगी। जिस तरह से आपने देखा कि बंगाल में 35 साल से अगर वामफ्रंट को तृणमूल उखाड़ के फेंक सकती है, बिल्कुल ज़ूरे शून्य पर ले आया गया है, तो उसी तरह से भाजपा आज अगर बहुमत पे भले है, लेकिन कल को चल के अगर उनकी नीति चेंज नहीं हुई, उनकी अगर पॉलिसियाँ चेंज नहीं हुई, उन्होंने अगर यू टर्न नहीं लिया, जो उन्होंने किया ऑब्वियसली अब आकर हार कर उनको करना पड़ा, कह सकते हैं मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन अगर वो यू टर्न नहीं करते और नहीं करेंगे आने वाले समय में, तो शायद मुझे लगता है भाजपा जो है बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, शायद इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा, आगे आने वाले फ्यूचर में सुनने को भी नहीं मिलेगा कि भाजपा कभी था भी। तो ऐसे में मुझे लगता है सीए एनआरसी के लिए भी बहुत होप है। ऐसा नहीं है प्रोटेस्ट बंद हुआ है, चूँकि ये कोरोना की वजह से, कोरोना आ जाने की वजह से कई जो प्रोटेस्ट साइट्स हैं वो बंद कर दिए गए, ड्यू टू सम प्रिकॉशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग का मामला आया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया, हम लोग घर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अभी भी सोशल मीडिया से प्रोटेस्ट करते हैं, और ये प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ है। ऑब्वियसली इस जीत के बाद, किसान बिल के जीत के बाद, मुझे लगता है कि अब फिर से ये तेज़ी होगी और हम अपनी बात भी मनवाएंगे, क्योंकि ये जो है सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि मुझे लगता है जितने भी लोग हैं इससे नाखुश हैं सीए एनआरसी को लेकर। एनपीआर शायद अब तक हो भी जाता अगर कोरोना नहीं आता तो, लेकिन जिसको कहते हैं ना ऊपर वाला भी साथ देता है। कहीं ना कहीं कोरोना सिर्फ हमारे लिए बुरा साबित नहीं हुआ, किसी छुपे हुए अंदाज में अच्छा भी साबित हुआ है कि उन लोगों ने कहर ढाया था मुसलमानों को हटाने की जो साजिश थी। अचानक से कोरोना आया और जाहिर सी बात है कि सबकी परेशानी बढ़ी, और ऐसे में जो है तवज्जो बिल्कुल हट गया। सीए की बात उन्होंने 2 साल पहले की, लेकिन आज कोई बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें जो है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं बहुमत के साथ जिनकी सरकार है वो जो कह दें वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला भी हमें रूल कर रहा है, वो सबको रूल कर रहा है, और ऊपर वाला भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं अल्लाह की मार जो है, ऊपर वाले की मार इनके ऊपर पड़ रही है। वो जो हर राज्य हार रहे हैं, वो बंगाल हारे हैं, वो झारखंड हारे हैं, वो महाराष्ट्र हारे हैं, वो दिल्ली हारे हैं, अब आने वाले वो यूपी हारेंगे, वो गोवा हारेंगे, वो त्रिपुरा हारेंगे, वो दिल्ली हारेंगे, वो पूरी तरह से हर सत्ते से हर एक जगह से हारेंगे। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ जुबान से कहा है, जब तक संसद से ये बिल पारित ना हो, खारिज ना हो, तब तक उनकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल है। देखिए, बहुत दुख भी होता है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने नेशनल टीवी में आकर एक बयान दिया है। अब सोचिए कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा खो दी है, उनकी बातों पे लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ये कहा है, लेकिन तब भी लोग उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री की बातों को कहे हुए बातों को अगर लोग बिल्कुल संदेह के नज़रों से देख रहे हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप यही समझते हैं कि उन्होंने अपना जो विश्वास है जनता के ऊपर, जनता ने उन्होंने जो 2 बार उनको प्रधानमंत्री बनाया, उस विश्वास को पूरी तरह से खो दिया है। तो सब लोग अब बोलतम, जैसे उनकी सरकार जो है बोलतम में विश्वास करती आई है, जुमलों में विश्वास करती आई है। अब जुमलों में कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। वो जब लिख के देंगे, पार्लियामेंट में बिल पास होगी, लोग अपनी आंखों से देख लेंगे, तब जाकर किसान जो है वहाँ से हटेंगे। ये बिल्कुल वो सही कर भी रहे हैं, क्योंकि इन पर विश्वास करना आसान नहीं है। 5 साल से इसको लेकर विरोध आंदोलन चल रहा था, फार्मर बिल को लेकर। बहुत सारे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके जो पत्रकार हैं, एंकर्स है, सुबह शाम ये बोल रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर विरोध कर रहे हैं वो असल में फार्मर है ही नहीं। तो अगर वो किसान नहीं थे, फार्मर नहीं थे, तो फिर मोदी जी ने किससे माफ़ी मांगी?
मेरा सवाल आपसे। मुझे तो सबसे पहले लगता है ये जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिनको कह सकते हैं गोदी मीडिया, और जो जनता ने जिनको मीडिया बनाया है, जिनको एक अच्छा टीआरपी दिया है, मुझे लगता है ऐसे जनता से आकर उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल साबित हो गया कि वो फार्मर्स ही थे, वो किसान ही थे। अगर वो किसान नहीं होते तो जाहिर सी बात है ये बिल वापस लेने की कोई बात नहीं होती। लेकिन चूंकि वो किसान थे और लेकिन उन लोगों ने उनको खालिस्तानी साबित किया, उनको आतंकवादी साबित किया, और पता नहीं कई ऐसे, यहाँ तक के उनके ऊपर मिनिस्टर्स के बेटे जो हैं गाड़ी भी चढ़ा देते हैं, तो भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आता है। लोग आर्यन खान के 6 ग्राम के कोकीन को लेकर बातें करते हैं, लेकिन एक किसान जिनको कुचल के मार दिया गया उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसी मीडिया को आकर मुझे लगता है इनकी दुकानों को बंद कर देना चाहिए। मैं तो दुकान ही कहूँगी, ये मीडिया नहीं कहा जा सकता। इनकी दुकानों को बंद कर देना चाहिए, इनके लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए, और ऐसे मीडिया को मुझे लगता है कि आकर जनता के सामने माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और मैं जनता से भी कहूँगी कि आप बंद कीजिए इनके टीआरपी को बढ़ाना। आप ऐसे चैनल्स को देखिए, भले वो यूट्यूब चैनल्स हों जो सच दिखाते हैं। मैं कहूँगी आप हालात बंगाल को देखिए, ये कहीं ज़्यादा आपको सच दिखाएंगे बनस्बत के आप नेशनल मीडिया में बैठ के उनको टीआरपी दे रहे हैं, उनके आमदनी को बढ़ा रहे हैं। ऐसे मीडिया को हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सोशल मीडिया से हमें जो जानकारी लेनी है, अगर उसी से हमें जानकारी लेनी है तो मीडिया देखने की, टीवी देखना बंद कीजिए। आखिरी सवाल, आपका जो संस्था है सूफी फाउंडेशन, उसकी ओर से आप 1 मिलियन लोगों को खाना खिलाने के मिशन पे, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैंने हाल में ही पढ़ा था कि हंगर इंडेक्स जो है वो 103 के पैदान पर आ गया है, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। हम जिस पाकिस्तान के लिए गालियां देते हैं, हम उनको आतंकवादी देश समझते हैं, हम उनसे नफ़रत करते हैं, हम बांग्लादेश को भी कहते हैं कि वो गरीब देश है। तो बहुत देर तक मैं सोचती रही कि ये इतना ज़्यादा हमारा देश गरीब है कि जहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने एक सोच की, चूँकि मैं सोशल एक्टिविटी तो कई सालों से करती हूँ, तो मैंने सोचा कि बेसिक नीड इंसान का एजुकेशन तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा नीड है खाना। जब पेट में खाना जाएगा तब लोगों को कुछ भी सूझता है, वो एजुकेशन हो या उनके दूसरे सपने हो, रोज़गार हो, जो कुछ भी हो। तो इस खाना खिलाने की जो मुहिम है ये मैंने शुरू की, और जैसा मैं पहले भी करती आई हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपनी सैलरी से करती हूँ, और सैलरी का एक हिस्सा मैं हमेशा रखती हूँ कि मुझे अपने समाज के काम के लिए करना है। तो मैं इस बार जो है मैंने ठाना कि मैं एक मुहिम चलाऊँगी, मिशन टू फीड मिलियन लोगों तक मुझे 1 या 2 साल के अंदर पहुंचना है। तो रोज़ मैं 300-400 लोगों को अभी खाना मैंने खिलाना, देखिए खिलाती तो मैं नहीं हूँ, खिलाने वाला अल्लाह है। मुझे ज़रिया अगर अल्लाह ने बनाया है तो मैं बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार मैं अल्लाह की हूँ कि उन्होंने मुझे देने वालों में से रखा है, लेने वालों में से नहीं रखा है। तो देने वाला तो अल्लाह है, मैं एक ज़रिया अगर बनी हूँ तो मैं शुक्रगुजार हूँ, कर पाती हूँ, करूँगी जब तक मुझ में दम है। बहुत बहुत शुक्रिया।